गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब क्लासेस। MBA सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसमें हम यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो है सर्वे मेथड। इसमें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं, प्रोजेक्ट को हम जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद मतलब उसे कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं हम वो आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वे मेथड। सर्वे मेथड क्या होता है? Survey method is one of the most common and direct methods of forecasting demand in the short term. This method encompasses the future purchase plans of consumers and their intentions. In this method, an organization conducts surveys with consumers to determine the demand for their existing products and services and anticipate the future demand accordingly. कि हमारा इसमें सर्वे मेथड में क्या होता है कि एक जो भी कंपनी है अपने प्रोडक्ट की क्या कस्टमर्स के लिए डिमांड है ये सब सर्वे करती है, स्टडी करती है डिटेल में, ताकि फ्यूचर में उस अकॉर्डिंगली सप्लाई करवा सके, उस अकॉर्डिंग कस्टमर्स की नीड को फुलफिल कर सके। ठीक है, सर्वे मेथड में हम ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। सर्वे मेथड 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज एक्सपर्ट ओपिनियन पोल, नेक्स्ट मार्केट एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट मेथड एंड थर्ड इज डेल्फी मेथड। ये 3 मेथड्स होते हैं जो सर्वे मेथड के अंदर आते हैं। तो हम एक एक करके इन तीनों मेथड्स को पढ़ेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन पोल में क्या होता है? refers to a method in which experts are requested to provide their opinion about the product। जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहे हैं एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड मींस इसमें हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते हैं कि उनकी हमारे प्रोडक्ट के लिए क्या ओपिनियन है, क्या राय है। उस अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लेके आते हैं, कुछ वेरिएंट्स लेके आते हैं। ठीक है, Generally, in an organization, sales representative act as experts who can assess the demand for the product in different areas, regions and cities। जो sales representatives होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट डीलिंग में होते हैं कस्टमर के साथ, तो इसलिए वो एज ए एक्सपर्ट काम करते हैं और जो भी उनके नॉलेज में आती हैं चीजें वो सारी मतलब अपनी ओपिनियन देते हैं उसके बारे में कि प्रोडक्ट में ये चेंजेस आने चाहिए, ये एडिशन होना जरूरी है। Sales representatives are in close touch with consumers, therefore they are well aware of the consumers' future purchase plans, their reactions to market change and their perceptions for other competing products. They provide an approximate estimate of the demand for the organization product. This method is quite simple and less expensive। क्योंकि ये less expensive है, सेल रिप्रेजेंटेटिव से तो वैसे भी अपना काम करना है और वो अपने साथ मतलब ओपिनियन भी देंगे मैनेजमेंट को जाकर, तो उससे क्या होगा, मैनेजमेंट का भी काम आसान होगा और वो जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उस पर और ज्यादा फोकस से काम कर पाएंगे। ठीक है, however it has the following limitations। The first point is provides estimates that are dependent on the market skills of experts and their experience. These skills differ from individual to individual। In this way, making exact demand forecast become difficult। क्योंकि यहाँ पे हम टोटली स्किल्स पे मतलब डिपेंड करते हैं कि जो हमारा एक्सपर्ट है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी क्या स्किल्स हैं, वो किस तरीके से मार्केट को सर्वे कर रहा है, कंज्यूमर्स की डिमांड को स्टडी कर रहा है, जिसके बेसिस पे अपना ओपिनियन दे रहा है। तो मतलब वो स्किल हर पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। किसी पर्सन में वो स्किल ज्यादा अच्छी तरीके से होती है, वो हर चीज को बारीकी से बता सकता है, और कईयों में इतनी डिटेल स्किल्स नहीं होती है जिससे वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन या डिटेल सर्वे नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये मतलब सिंपल होने के साथ साथ हमें एग्जैक्ट डिमांड इसमें नहीं पता चल पाती है। सेकेंड इज it involves subjective judgment of the assessor which may lead to over or under estimation। subjective judgment ही होती है जिससे हम ओवर एस्टिमेट भी कर सकते हैं या अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में कस्टमर्स की क्या डिमांड होगी। नेक्स्ट, it depends on data provided by sales representatives who may have inadequate information about the market। क्योंकि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पे ही टोटली डिपेंड करता है, क्योंकि उन्हें हम एज एक्सपर्ट उनकी ओपिनियन लेते हैं, तो उनके थ्रू जो डाटा है इनएडिक्वेट भी हो सकता है, तो ये मतलब ये लिमिटेशन भी होती है। देन इट इग्नोर्स फैक्टर्स such as change in gross national product, availability of credit and future prospects of the industry which may prove helpful in demand forecasting। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर उन्हें हम ध्यान में दें तो हमारा जो है एस्टिमेशन, क्लोज एस्टिमेशन होगा डिमांड का कि फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है और हमें कितनी सप्लाई अपने पास रखनी है। देन हमारा जो सेकंड मेथड है दैट इज डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में क्या है? इट रेफर्स टू ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग डिमांड। इन दिस मेथड questions are individually asked from a group of experts to obtain their opinions on demand for products in future।
These questions are repeatedly asked until a consensus is obtained. इसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इकट्ठे बैठे हैं, उनसे किसी भी चीज के लिए उनकी ओपिनियन ली जाती है और जब तक एक कंसेंसस नहीं आ जाता, कंसेंसस में सभी लोग एक ही बात पे एग्री नहीं हो जाते, तब तक कंटिन्यूअसली उस चीज पर ओपिनियन ली जाती है, उनकी राय मांगी जाती है। कोई सोल्यूशन निकालने के लिए एक इकट्ठे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जब तक कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं निकलता तब तक वो मतलब एक कंसेंस नहीं आ जाती, कंसेंट सबकी इक्वल नहीं हो जाती है, तब तक ये सर्वे चलता रहता है। इसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, डिफरेंट मतलब सेक्टर से होते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट से होते हैं, जो अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए कि उसकी डिमांड का फ्यूचर में मतलब एस्टिमेशन के लिए अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। In addition, in this method, each expert is provided information regarding the estimates made by other experts in the group, so that he/she can revise his or her estimates with respect to other estimates. इसमें सबको बताया भी जाता है कि उस पर्सन ने मतलब इन पर्सन से इतनी एस्टिमेशन दी है, तो आप अगर अपनी जो एस्टिमेशन है चेंज करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंगली अपनी उस बेसिस पे देना चाहते हैं, तो मतलब उन्हें हेल्प मिलती है इससे। इन दिस वे द फोरकास्ट आर क्रॉस चेक्स अमंग एक्सपर्ट्स टू रीच मोर एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग। तो ये सब आपस में डिस्कस करके कंक्लूडिव डिसीजन तक पहुंचते हैं, इसलिए उनमें क्या होता है, हमारा एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग पॉसिबल होती है इसके अंदर। Every expert is allowed to react or provide suggestions on other estimates. However, the name of experts are kept anonymous while exchanging estimates among experts to facilitate fair judgment and reduce halo effect. Halo effect means किसी का नेम मतलब बायसनेस की उसमें खत्म करने के लिए हम नेम नहीं लेते हैं कि किस एक्सपर्ट ने क्या ओपिनियन दिया है, कितना एस्टिमेशन लगाया है, हम रैंडमली उसे मतलब सर्कुलेट करते हैं और सब उसे पढ़कर अपने अपने एस्टिमेशंस बताते हैं। किसी को नहीं पता होता कि किसने कितना एस्टिमेशन लगाया है। इससे हम फ्री ऑफ बायस या फ्री ऑफ हम किसी भी ईगो इफेक्ट के हम अपना आसानी से अपने किसी म्यूचुअल डिसीजन तक पहुंच पाते हैं। The main advantage of this method is that is time and cost effective, as the number of experts are approached in a short time while without spending on other resources. However, this method may lead to subjective decision making. इसमें हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों ही बचते हैं, क्योंकि हम सारे एक्सपर्ट्स को एक ही जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं और उनकी ओपिनियन लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, हमें बार बार जाकर उनकी ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं होती। थर्ड जो हमारा मेथड है सर्वे मेथड में, वो है हमारा मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड क्या है? It involves collecting necessary information regarding the current and future demand of a product. This method carries out the studies and experiments on consumer behavior under actual market conditions. In this method, some areas of markets are selected with similar features such as population, income levels, cultural background and taste of consumers. इसमें क्या है कि एक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कुछ मार्केट एरिया सिलेक्ट किए जाते हैं जिनके सिमिलर फीचर्स हो, जैसे इनकम ग्रुप इक्वल है, पॉपुलेशन इक्वल है, टेस्ट एंड डिमांड इक्वल है, कल्चरल बैकग्राउंड इक्वल है। इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब सिमिलैरिटी मिलती है तो वहां पर हम सर्वे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को कि नया प्रोडक्ट या नया फीचर ऐड होने पे उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है। इसे हम मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड बोलते हैं। The market experiments are carried out with the help of changing prices and expenditure so that the resultant changes in the demand are recorded. These results help in forecasting future demand. ठीक है, there are various limitations of this method which are as follows. इसकी भी limitations बताई गई है। First is it refers to an expensive method, therefore it may not be affordable by small scale organizations, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा इंकर होती है, इसलिए इसमें जो मतलब स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन इसे अफोर्ड नहीं कर पाती है इस मेथड को। Then it affects the result of experiments due to various social economic conditions such as strikes, political instability and natural calamities. इसमें जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशन के कारण भी उन पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारे इसकी लिमिटेशन के पॉइंट है। ये हमारा सर्वे मेथड हो गया। सर्वे मेथड में हमारे 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें हमने मतलब एक तो किया है हमने मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड, डेल्फी मेथड और एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। ये 3 मेथड सर्वे मेथड के अंदर आ जाए, जिसमें हम सर्वे करते हैं कि कंज्यूमर की क्या डिमांड होगी, फ्यूचर में क्या एस्टिमेशन होगा। नेक्स्ट जो हमारा है टाइप वो है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड मींस मार्केट में किस चीज का क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग किस चीज की और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, किस चीज की डिमांड ज्यादा है, उसे प्रोजेक्ट किया जाता है इस मेथड के अंदर। The trend projection method is the most classical method of business forecasting, which is concerned with the movement of variables through time.
कि क्या ट्रेंड चल रहा है, वेरिएबल्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम। दिस मेथड रिक्वायर्स अ लॉन्ग टाइम सीरीज डाटा। इसमें बहुत ही लंबा डाटा चाहिए होता है क्योंकि हमने टाइम टू टाइम जो भी वेरिएंसेस आए हैं सबको स्टडी करना होता है। The trend prediction method is based on the assumption that the factors liable for the past trend in the variables to be projected shall continue to play their role in the future in the same manner and to the same extent as they did in the past while determining the variables magnitude and direction। इसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उनके लिए ये एग्जम्पशन ली जाती है कि जितना उनका पास्ट में इम्पैक्ट रहा है डिमांड के ऊपर, उतना ही फ्यूचर में भी रहेगा। ठीक है। In predicting demand for a product, the trend prediction method is applied to the long time series data. A long-standing firm can obtain such data from its departments and the book of accounts. Long run unit है, long running business है, वो easily book of accounts से या फिर अपने डिपार्टमेंट से वो डाटा कलेक्ट कर पाता है, जिसके ऊपर मतलब अपना ट्रेंड जो भी उसका चल रहा है उसे प्रोजेक्ट कर पाता है। While the new firms can obtain data from the old firms operating in the same industry, the trend prediction method includes 3 techniques based on the time series data. These are टाइम प्रेडिक्शन मेथड में कौन सी 3 होती है? ग्राफिकल मेथड होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है और बॉक्स जेनकिंस मेथड होता है। जेनकिन बॉक्स मेथड या बॉक्स जेनकिन मेथड, ये 3 मेथड्स हमारे इसके हैं ट्रेंड प्रेडिक्शन के। जैसे सर्वे मेथड के 3 टाइप्स हैं, इसके भी 3 टाइप्स हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे भी आपके एमसीक्यूज आएंगे तो आपको ये अच्छी तरह से मतलब समझना है कि सर्वे मेथड में कौन से मेथड आ रहे हैं और किस मेथड का क्या मीनिंग है, कि उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको। और ट्रेंड प्रेडिक्शन के कौन से 3 टाइप्स हैं? ग्राफिकल, लीस्ट स्क्वायर एंड जेनकिन बॉक्स मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। उसमें क्या है? इट इज अ सिंपल स्टैटिस्टिकल मेथड in which the annual sales data are plotted on a graph and a line is drawn to these plotted points. A freehand line is drawn in such a way that the distance between points and the line is the minimum. ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्राफिकल शो करते हैं, जो भी हमारा ट्रेंड होता है उसे हम ग्राफिकली शो करते हैं लाइंस के थ्रू पे। ठीक है। अंडर दिस मेथड इट इज अज्यूम्ड दैट फ्यूचर सेल्स विल अज्यूम द सेम ट्रेंड एज फॉलोड बाय द पास्ट सेल रिकॉर्ड्स। कि पहले हम 2 लाइंस पे ज्वाइन करते हैं, 2 पॉइंट्स पे ज्वाइन करते हैं, देन उसके ऊपर एक और लाइन शो करते हैं जिसे हम ट्रेंड शो करते हैं कि फ्यूचर में भी वही ट्रेंड चलेगा, आगे कंटिन्यू वही होगा। Although the graphical method is simple and inexpensive, it is not considered to be reliable. This is because the extension of the trend line may involve subjectivity and personal bias of the researcher. कि अगर हम इसे एक्सटेंड करते हैं तो कुछ टाइम के बाद बायसनेस या फिर सब्जेक्टिविटी का मैटर इंक्लूड हो जाता है ग्राफिकल मेथड के अंदर। इनिशियल स्टेज पे ये इजी भी है ऑपरेट करना और इजीली हम उसे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड का सेकंड है हमारा फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन और लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या है? द लीस्ट स्क्वायर मेथड इज अ फॉर्मल टेक्निक इन विच द ट्रेंड लाइन इज फिटेड इन द टाइम सीरीज यूजिंग द स्टैटिस्टिकल डाटा टू डिटरमिन द ट्रेंड ऑफ द डिमांड। इसमें क्या है? एक फॉर्मल टेक्निक है जिसमें जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा होता है मतलब टाइम सीरीज का ट्रेंड डिमांड के ट्रेंड को जानने के लिए यूज किया जाता है। The form of trend equation that can be fitted to the time series data can be determined either by plotting the sales data or trying different forms of equation that best fits the data। कि इसके अंदर हम किसी भी बेसिस पे टाइम सीरीज डाटा को सेल्स को प्लॉट करने के लिए इसके अंदर यूज कर सकते हैं। Once the data is plotted, it shows several trends. The most common types of trends are कौन-कौन से ट्रेंड्स होते हैं? लीनियर ट्रेंड, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। लीनियर ट्रेंड में क्या होता है? When the time series data reveals a rising or a linear bend in the sales, the following straight line equation is fitted। कि जब हमारा जो राइजिंग और लीनियर ट्रेंड इन सेल्स की मीन्स जब हमारी सेल्स इंक्रीज होती है, एक राइजिंग ट्रेंड होता है, तो कौन सा हमारा स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन है वो यूज होती है? S इज इक्वल टू A प्लस B T। S क्या है हमारा? एनुअल सेल्स। T इज इक्वल टू टाइम, A एंड B आर द कांस्टेंट। ये हमारे हमेशा इक्वल रहते हैं, ये वो वेरिएबल्स हैं। ठीक है। इस इक्वेशन के थ्रू ये हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज किया जाता है। सेकेंड इज एक्सपोनेंशियल मेथड ट्रेंड। द एक्सपोनेंशियल ट्रेंड इज यूज्ड व्हेन द डाटा रिवील दैट द टोटल सेल्स हैव इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट ईयर ईदर एट एन इंक्रीजिंग रेट और एट कांस्टेंट रेट पर यूनिट टाइम। कि इसमें हमारा जो भी इंक्रीज होता है वो हम शो करते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है सेल्स में पास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली, चाहे वो इंक्रीज हुआ है चाहे वो कांस्टेंट पर ईयर के अकॉर्डिंगली हुआ है, चेंजेस क्या हुए सेल्स में वो रिकॉर्ड किया जाता है इसके अंदर।
ठीक है। तो हमारा थर्ड इसके अंदर है बॉक्स जेनकिंस मेथड, जो हमारा थर्ड इसका है ट्रेंड प्रेडिक्शन मेथड का लास्ट। बॉक्स जेनकिंस मेथड में क्या है, दिस मेथड इज येट अनदर फोरकास्टिंग मेथड यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस एंड प्रोजेक्शंस। This method is often used with stationary time series sales data. Stationary time series sales data means जब वहाँ पे स्टेबल सेल्स होती है, हमारे पास स्टेबल सेल्स डाटा होता है, तब ये वाला मेथड यूज किया जाता है फोरकास्टिंग करने के लिए। This method is often a stationary time series data is a one which does not reveal long-term trend. In other words, Box-Jenkins method is used where the time series data reveal monthly or seasonal variations that reappear with some degree of regularity. इसमें जब क्या होता है, हमारी रीजनल सेल्स होती हैं या सीजनल सेल्स होती हैं, तो उसमें क्या मंथली सेल्स या फिर जो हमारी सीजनल सेल्स होती है, जब हमारा सेम ट्रेंड टाइम टू टाइम शो होता रहता है लेकिन एक कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है, उस टाइम पर ये वाला मेथड यूज किया जाता है, जहां पर वो ट्रेंड दिखाया जाता है कि पहले भी पिछले सीजन में भी ऐसी सेल्स थी, इस सीजन में भी ऐसी ही सेल है। Thus, these are the commonly used trend prediction methods that tell about the trend of demand for a product and are based on long and reliable time series data. तो ये हमारे 3 मेथड्स जो हमारे ट्रेंड प्रेडिक्शन के थे, ये भी हमने स्टडी कर लिए हैं। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए किस मेथड में क्या है, क्योंकि मेथड के ये क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम्स में। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो अगर इनमें समझने में, तो आप एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।